हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक को लेके चल रहे हैं जीरो से। और इस कड़ी में हम उन टॉपिक को सबसे पहले करने वाले हैं जो कि रीट लेवल सेकंड और राजस्थान पुलिस और पटवार वाले एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो जीरो से शुरू कर रहे हैं और जो टॉपिक है हमारा आज का वो है राजस्थान का परिचय। ठीक है, अब राजस्थान के परिचय को हम है ना कुछ टॉपिक में डिवाइड करके देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, हम राजस्थान की स्थिति को जानेंगे। ठीक है, स्थिति स्थिति यानी हम जो राजस्थान देख रहे हैं वो वास्तव में कहाँ है। ठीक है, स्थिति के बाद हम राजस्थान की उत्पत्ति को जानेंगे कि राजस्थान उत्पन्न कैसे हुआ है। और उत्पत्ति जब हो जाती है राजस्थान की, तब हम राजस्थान के नाम की बात करेंगे, यानी हम करेंगे राजस्थान का नामकरण। तो तीन तरह की चीजें हम सबसे पहले बात करने वाले, फिर क्षेत्रफल, भौगोलिक उपनाम वगैरह सभी चीजें आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास राजस्थान की स्थिति को भी हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। स्थिति को हम सबसे पहले पढ़ेंगे मानचित्र अथवा ग्लोब के संदर्भ में। पहली स्थिति मानचित्र अथवा ग्लोब के संदर्भ में। ठीक है, दूसरी स्थिति को हम करेंगे भारत के संदर्भ में। ठीक है, और जो हमारी तीसरी स्थिति होगी वो तीसरी स्थिति हम बात करेंगे जलवायु कटिबंधों के संदर्भ में। ठीक है, जलवायु कटिबंध के संदर्भ में। तो इस तरह से हमारे पास राजस्थान की स्थिति पर तीन टॉपिक मिलते हैं। तो हम सबसे पहले मानचित्र अथवा ग्लोब की बात करते हैं और उस पर हम राजस्थान को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप राजस्थान की स्थिति मानचित्र या ग्लोब पर बात करते हैं तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि मानचित्र क्या होता है, ग्लोब क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात आप ये जानो कि ग्लोब क्या होता है, 3D इमेज होती है। ग्लोब क्या होता है, 3D इमेज होती है, और मानचित्र 2D इमेज होती है। मतलब जैसा आपको बोर्ड दिख रहा है ना फ्लैट, ऐसा तो होता है मानचित्र। ठीक है, और जैसे आप बॉल देखते हैं, बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कोई भी बॉल जो आप देखते हैं वो बॉल जैसा जो होता है वो इमेज होती है 3D, 3 डायमेंशियल, त्रिविमीय इमेज। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वो क्या हो गया, हमारा ग्लोब हो गया। ओके, अब ये जानना जरूरी है कि ग्लोब है क्या, उसकी ग्लोब की शेप तो हमने जान ली कि ग्लोब 3D इमेज होती है, लेकिन ग्लोब है क्या। देखो, ग्लोब वास्तव में जो हमारी पृथ्वी है, ये जो हमारी अर्थ है ना, हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की प्रतिकृति होती है। इस पृथ्वी का एक लघु मॉडल होता है, लघु मॉडल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पृथ्वी की प्रतिकृति है, पृथ्वी का एक लघु मॉडल है, और उसी को हम क्या नाम देते हैं, ग्लोब नाम देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब जब आप ग्लोब देखते हैं, हम एक छोटा सा वीडियो भी देखेंगे ग्लोब के ऊपर और पृथ्वी का जो रोटेशन है उस पे, बट सिंपली मैं आपको पहले एक चीज ही बता दूं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा ग्लोब है। जब आप ग्लोब देखते हैं, है ना, तो इस ग्लोब पर हमें कुछ रेखाएं नजर आती है नजर ग्लोब पर कुछ रेखाएं। वो रेखाएं ये हैं, ये मैंने बना दी है। हम एक वीडियो एनिमेशन के थ्रू हम ग्लोब। फ्रेंड्स, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब में आपको कुछ रेखाएं जो नज़र आ रही हैं, आड़ी रेखाएं जो हैं, इसमें जो फर्स्ट चित्र है 3.2 चित्र है अक्षांश समांतर। ठीक है, अक्षांश जो समांतर हैं, ये जो रेखाएं आप देख पा रहे हैं ग्लोब पर, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची हुई जो रेखाएं देख पा रहे हैं, ठीक है, ये रेखाएं आड़ी रेखाएं होती हैं, इनको हम अक्षांश कहते हैं। और सामने चित्र 3.3 में जो आप देख पा रहे हैं कि दोनों ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई जो ये खड़ी रेखाएं हैं, इन खड़ी रेखाओं को देशांतर या यामोत्तर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाकी हम जानेंगे राजस्थान का जो परिचय हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान की स्थिति,
उसके संदर्भ में हम ग्लोब को और जानेंगे। यहाँ पे हम एक बार व्हाइट बोर्ड और मार्कर के थ्रू ग्लोब को जानते हैं, क्योंकि इससे बेस्ट तरीका नहीं होता है। ये जो डिजिटल पैनल वगैरह ये सब जो छपा छपाया आपके पास रहता है, उसको एक्सप्लेनेशन उसमें वो खास बात नहीं रहती। तो यहाँ पे हम आंखों के सामने हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब पर आप दो ध्रुव देख रहे हैं, ठीक है। पहला जो ध्रुव है वो है नॉर्थ पोल, ठीक है, और दूसरा जो ध्रुव है वो है साउथ पोल। ओके, अब ग्लोब को जब आप देखते हैं, कुछ रेखाएं जो आपको नजर आ रही हैं, ये जो खड़ी रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं तो क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं, देशांतर। और ये जो आड़ी रेखाएं हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं आड़ी रेखाएं हैं, ये आड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं पर हम डिटेल बात करेंगे एक अलग लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम राजस्थान की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो इस पर डिटेल रिव्यू ना लेके हम राजस्थान की स्थिति को करने वाले हैं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर को हम अलग से एक लेक्चर रखेंगे, उसमें शामिल करेंगे, ठीक है। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, सिंपल। अब एक क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे ये बताएं आप कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं रियल हैं कि काल्पनिक हैं? तो सबसे पहली बात, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रेखाएं हैं ये क्या होती हैं? काल्पनिक हैं, पृथ्वी पर नहीं खिंची हुई हैं। ये या तो खिंची हुई होती है मैप पे या होती हैं ग्लोब पे। तो अब ये सिंपल रीजन बनता है कि ये क्यों खींची जाती हैं। क्या इनके बिना हमारा ग्लोब, हमारी अर्थ, हमारा मानचित्र क्या स्पष्ट यानी खूबसूरत नहीं लगेगा? ऐसा है क्या कुछ कि भाई इनकी स्मार्टनेस बढ़ाने के लिए इनके रेखाओं को डाल दिया? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो फिर सबसे खास बात यह है कि ग्लोब पर हम किसी स्थान की स्थिति का जब निर्धारण करते हैं, है ना, ध्यान से सुनना, ग्लोब पर जब हम किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं, तब अक्षांश और देशांतर रेखाओं को उपयोग में लिया जाता है। तो सबसे बड़ी इनकी जो वजह है अक्षांश और देशांतर के होने की, वो है किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे स्थान में इस ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति को शो करते हैं, ठीक है। राजस्थान की स्थिति को जानते हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोब पर राजस्थान को रखें, इससे पहले राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का जो दक्षिणी विस्तार शुरू होता है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। इसके अलावा अगर देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान का विस्तार है। अब इस राजस्थान को हमें रखना है इस ग्लोब पर, ठीक है। ग्लोब पर हम किस प्रकार रखें, तो ग्लोब पर जो प्रधान रेखाएं हैं उनको एक बार हम जान लें। देखो, दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए ये जो रेखा खींची हुई है, दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए ये जो रेखा खींची हुई है, ये तो कहलाती है 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर को हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर है, इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा, ओके। अब ये मान लीजिए कि 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। यह है हमारी भूमध्य रेखा। अब
ये ग्रीनविच और भूमध्य रेखा जहां काट रही है, इसको एक बार हम पृथ्वी का केंद्र मान लेते हैं, हमारे ग्लोब का केंद्र मान लेते हैं। अब इस इस भूमध्य रेखा के उत्तर में, इस भूमध्य रेखा के उत्तर में जितना भी अक्षांशीय विस्तार है ध्रुव तक, वो सारा का सारा नॉर्थ कहलाता है। इस भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 डिग्री नॉर्थ तक जितना भी सारा विस्तार है वो सारा दक्षिणी विस्तार कहलाता है, राइट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम गोलार्ध डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो गोलार्ध बन गया, ये जो गोलार्ध है ये तो हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये जो गोलार्ध है हमारा भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ये कौन सा गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ऐसे ही ये हमारी ग्रीनविच रेखा के पूर्व में ये जो सम्मिलित पूरा जो गोलार्ध है ये कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, और ऐसे ही ये जो गोलार्ध है ये हमारा कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी पर 4 गोलार्ध हैं और 2 ध्रुव हैं। अब राजस्थान को रखते हैं, देखो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये 0 है, यहां से हम काउंट करना शुरू करेंगे। उत्तरी अक्षांश 0 इस ग्रीनविच पे कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 काउंट करते हुए मान लीजिए ये जो रेखा आ रही है ये आ गई हमारी 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ। ओके, इसके ऊपर चलते हैं तो 23 24 25 26 27 28 29 30 करते हुए मान लेते हैं ये रेखा आ जाती है हमारी 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। तो ये राजस्थान इस जोन में कहीं है, ये हमने जान लिया, हमारा राजस्थान इस जोन में है, ये हमने जाना, ठीक है। अब राजस्थान की देशांतरीय स्थिति को जानते हैं। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर। तो पूर्व देशांतर पढ़ रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे ये है ग्रीनविच रेखा, राइट। ये कौन सी रेखा हो गई, ग्रीनविच रेखा हो गई। इस ग्रीनविच रेखा के पूर्व में जाना है हमें, पूर्वी देशांतर ग्रीनविच रेखा के पूर्व में चलना है, ठीक है। तो हम चलते हैं 0 डिग्री, 0 से आगे चले तो 0 1 2 3 4 5 काउंट करते हुए मान लीजिए यही जो रेखा है हमारी, ये वाली रेखा कौन सी आ गई, 69 डिग्री 30 मिनट, चाहे यहाँ पे लिख लो, ये रेखा हो गई 69 डिग्री 30 मिनट। और कंटिन्यू फिर 69 70 71 72 करते हुए ये जो रेखा है हमारी मान लेते हैं हम 78 डिग्री 17 मिनट। अब देखो जरा ये वाला जो जोन है ये कौन है, ये है हमारा राजस्थान। ये कौन है, हमारा राजस्थान, जहां पे भूमध्य रेखा और विषुवत दोनों एक ही हो गई, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा जहां पे क्रॉस करती हैं, है ना, जहां क्रॉस करती हैं वहां से देखो कि हमारा जो राजस्थान है विश्व मानचित्र पर कौन से गोलार्धों में है, ठीक है। अगर आप गोलार्ध देख पा रहे हैं तो हमें एक तो मिलता है, ये कौन सा गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और ये एक गोलार्ध मिल रहा है हमें उत्तरी गोलार्ध। तो सिंपल है कि हमारा राजस्थान विश्व मानचित्र पर 2 गोलार्धों में हो गया। कौन कौन से, उत्तर पूर्व 2 गोलार्ध, ठीक है, उत्तर पूर्व 2 गोलार्धों में हमारा राजस्थान हो गया, ठीक है। तो ये स्थिति है हमारे राजस्थान की, विश्व मानचित्र पर भी सेम है और ग्लोब पर भी सेम ही होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इस स्थिति को हमने जाना अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से, ठीक है। अब देखो हम राजस्थान की स्थिति को भारत के संदर्भ में देखें कि हमारा जो राजस्थान है भारत के संदर्भ में कहाँ है ना, हमारा राजस्थान भारत के संदर्भ में कहाँ है वो देख लेते हैं हम। विश्व में तो हमने जान ही लिया कि ये उत्तर पूर्वी 2 गोलार्धों में है। अब जानते हैं हम भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। ये मान लीजिए हमारा भारत है,
ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं हमारे भारत के संदर्भ में, तो देखो जैसे हमने बात की कि भारत में किसी भी स्थान की, है ना, भारत में किसी भी स्थान की अगर हमें स्थिति ज्ञात करनी है तो हम वो स्थिति, एक स्थान है हमारा नागपुर। भारत में किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण कहां से होता है? नागपुर से किया जाता है। ये हमारा राजस्थान, ये कर्क रेखा नहीं है, ध्यान रखना, कर्क रेखा थोड़ी ऊपर है, ठीक है। ये हमारा राजस्थान। अब आप देखिए कि भारत के संदर्भ में राजस्थान कहाँ है, भारत के संदर्भ में राजस्थान कहाँ है? तो भारत के संदर्भ में राजस्थान को देखते हो तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारा राजस्थान भारत के संदर्भ में उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। एक चीज और मैं बताता चलता हूँ कि भारत में किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण हम नागपुर से करते हैं, लेकिन यदि भारत में, है ना, यदि भारत में किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करनी हो तो वो कहां से करते हैं? तो भारत में समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई कहां से ज्ञात करते हैं? हम चेन्नई समुद्र तट से, चेन्नई समुद्र तट से हम किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो हमने राजस्थान को जाना कि ग्लोब में कहाँ है, हमने जाना कि राजस्थान भारत में कहाँ है। अब हम जानते हैं भारत में हमारे राजस्थान में जलवायु कटिबंध कौन से हैं, कि राजस्थान किन जलवायु कटिबंधों में स्थित है, ठीक है, सिंपल है ये भी। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ आपको कंटिन्यू ये क्लास मिलेगी। हम एक दिन में एक ही वीडियो बनाएंगे और एक ही क्लास लेंगे, इसमें आपको सबसे पहले राजस्थान ज्योग्राफी मिलने वाली है, ठीक है, और वो रीट सेकंड लेवल, पटवारी और हमारा जो राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम होने वाली है हाल ही में, उन पर आधारित होंगी, ठीक है। ओके, हम जानते हैं राजस्थान की कटिबंधीय स्थिति, कटिबंधीय स्थिति जब राजस्थान की आप कर रहे हो तो उससे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि वास्तव में कटिबंध होते क्या हैं, ठीक है। तो कटिबंध मैं आपको बता देता हूं कि क्या होते हैं। सबसे पहली बात देखो, ये कौन सी रेखाएं हैं? ग्लोब पर खींची हुई आड़ी रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? ग्लोब पर खींची हुई आड़ी रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और जब अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ली जाती है, बीच की दूरी काउंट करते हैं, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? कटिबंध या जोन कहते हैं, कटिबंध या जोन कहते हैं, बीच की दूरी को कटिबंध या जोन कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम राजस्थान में कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। ये है हमारी कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, ठीक है। इसके बाद ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके बाद दक्षिण में आ जाती है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा, राइट। तो ये 3 अक्षांश हैं। अब देखो, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन इन्हीं रेखाओं के मध्य होता है। कर्क रेखा पर सूर्य सीधा होता है 21 जून को, ठीक है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिण की ओर सरकता है, ठीक है। सूर्य जून, फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि 23 सितंबर को सूर्य आ जाता है भूमध्य रेखा पर। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 22 दिसंबर को सूर्य आ जाता है पूरी तरह से मकर रेखा पर, ठीक है। ओके, अब इसके बाद और नीचे नहीं जाता है। दिसंबर के बाद फिर जनवरी,
फरवरी और 21 मार्च को सूर्य पुनः आ जाता है भूमध्य रेखा पर। मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून को फिर से कहां आ गया, कर्क रेखा पर। तो इस तरह से सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन वर्ष भर चलता रहता है और इसी से हम ऋतु परिवर्तन भी महसूस करते हैं। ऋतु परिवर्तन में एक कारण और भी होता है। ऋतु परिवर्तन का एक कारण होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुका होना, ठीक है, और पृथ्वी की परिक्रमण गति। ये ऋतु परिवर्तन के दो कारण है। पृथ्वी की परिक्रमण गति के प्रभाव से ही सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। किसके प्रभाव से, परिक्रमण गति के प्रभाव से, साथ ही किसके प्रभाव से, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के प्रभाव से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है और दिन रात छोटे बड़े होते हैं, ठीक है। ये पहली बात हो गई। अब जब आप देख रहे हैं कि सूर्य इन्हीं अक्षांशों के भीतर चक्कर लगाता है, तो ये जो अक्षांशीय क्षेत्र हैं सूर्य से सबसे ज्यादा ताप प्राप्त करेंगे, ये कंफर्म है ना। सूर्य से सबसे ज्यादा जब ये ताप प्राप्त करेंगे तो इस जोन को हम कहेंगे उष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध कहेंगे, ठीक है। ये उष्ण कटिबंध मोस्टली 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ तक विस्तृत होते हैं। अब कर्क रेखा को हम प्रधान अक्षांश रेखा भी कहते हैं। प्रधान अक्षांश रेखा, कर्क रेखा को प्रधान अक्षांश क्यों कहते हैं, वजह कि ये जो रेखा है ये उत्तर गोलार्ध में वो अंतिम रेखा है जिस पर सूर्य 90 डिग्री का कोण बनाते हुए लंबवत चमकता है, इसलिए इसे हम प्रधान अक्षांश रेखा की संज्ञा देते हैं, राइट, ओके। चलो आगे अगर हम बात करें, ये कटिबंध तो ये तो हो गए उष्ण कटिबंध। अब इस कर्क रेखा की भी बात कर लेते हैं। कर्क रेखा बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा से गुजरती है। बांसवाड़ा को बाएं लिख रहा हूं, ये डूंगरपुर, ठीक है, तो बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर की दक्षिण सीमा से गुजरती है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन गया ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन ये बना कि राजस्थान के कौन से जिले हैं, है ना, ध्यान से देखिए कि राजस्थान के कौन से जिले हैं जो कि उष्ण कटिबंधों में आते हैं। तो राजस्थान के कौन से जिले हो गए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये वे जिले हैं जो कहाँ आते हैं, उष्ण कटिबंध में आते हैं। इसके बाद 45 डिग्री नॉर्थ तक, दोनों ही गोलार्धों में ऐसा होता है लेकिन हम आपको ऊपर ही बना रहे हैं। तो 45 डिग्री नॉर्थ तक का जो एरिया है वो सारा एरिया क्या कहलाता है, उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। उपोष्ण कटिबंध कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ओके। अब ये जो हमारा उपोष्ण कटिबंध है ना, अब इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है कि राजस्थान का अधिकांश विस्तार किन कटिबंधों में आता है। तो राजस्थान का अधिकांश विस्तार कौन से कटिबंधों में है, उपोष्ण कटिबंधों में है, राइट, ठीक है। तो अब सिंपल सी हमने राजस्थान की स्थिति को कटिबंधों में भी देख लिया और राजस्थान की स्थिति को कर्क रेखा में भी देख लिया। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने बात करी है राजस्थान की स्थिति पे। कल हम डिटेल से बात करेंगे राजस्थान की उत्पत्ति पे, ठीक है। आपको एक मैं बात बता दूं कि ये जो वीडियो है आप लाइव प्रीमियर देख रहे हैं, ठीक है, लाइव प्रीमियर देख रहे हैं और आप इस वीडियो को सिर्फ एक ही बार देख पाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़े, ठीक है, और चैनल को आप फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि अधिकतम बच्चों को लाभ मिल पाए। ये वीडियो सिर्फ एक ही बार आप देख पाएंगे, अगली बार आप इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, तो आप नोट्स कंटिन्यू साथ बनाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।